नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो विभिन्न पत्रों के प्रकार में एक पत्र प्रकार आता है तार। और तार का नाम आपने सुना भी होगा। ये प्राचीन कालीन पत्र पद्धति है जिसमें अपन जानते हैं कि पहले तार ही भेजे जाते थे। और तार जब भेजे जाते थे उनमें शब्दों के आधार पर तार का प्रारूप निर्धारित होता था। तो इसलिए उसमें सरल शब्द व स्पष्ट शब्द देने होते थे। ऐसे नहीं कि पहले क्लिष्ट शब्द दे दें और उसके बाद उसकी व्याख्या करते रहें, तो उसमें फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस तार नामक पत्र में आवश्यकता ही इस बात की रहती है कि आप सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहें, अपनी बात लिखें। तो चलिए देख लेते हैं तार का प्रारूप भी कैसा होता है। तो यहाँ पर अपना पत्र प्रारूप है तार। तो तार में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इन चीजों को भी अपन देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जब तार भेजा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कार्यवाही है जो वो तुरंत आवश्यक है। पत्र तार तब भेजे जाते हैं जो व्यक्ति हार जाता है, यानी अंतिम प्रारूप होता है ये। तो इसलिए जब भी तार भेजे जाते हैं तब आवश्यक हो जाता है कि अधिकारी उस पर स्पेशली ध्यान दे, या जिस भी व्यक्ति के पास भेजा जा रहा है वो व्यक्ति इस पर विशेषतया ध्यान रखे। तुरंत कार्यवाही की मांग ये करता है। तो अपन शुरू से लेकर आगे चलते हैं और इसमें एक एक चीज को देख लेते हैं कि जब तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो तार का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, तुरंत कार्यवाही जरूरी हो, तब तार का उपयोग किया जाता है। देखिए, तार एक छोटा पत्र प्रारूप होता है, इसलिए इसमें भाषा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इस पत्र की डिमांड है कि आप सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा में इसको लिखें। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें देखिए, तार चूंकि छोटा पत्र प्रारूप होता है, तार चूंकि छोटा पत्र प्रारूप होता है, तो इसलिए इसमें संक्षिप्ति व स्पष्टता, संक्षिप्त भी भाषा होनी चाहिए और इसके साथ साथ स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। तो संक्षिप्ति व स्पष्टता आवश्यक है। सबसे पहली बात, तत्काल कार्यवाही आवश्यक। दूसरी बात, ये एक छोटा पत्र प्रारूप होता है। तीसरी बात, इसमें संक्षिप्त व स्पष्टता, भाषा की संक्षिप्तता एवं स्पष्टता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं। देखिए, तार दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, और स्पष्ट तार भी होते हैं जो सामान्य विषय के लिए भेज दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे तार भी होते हैं जो कूट भाषा में लिखे जाते हैं जिनको हर कोई नहीं समझ पाता, जिनको संबंधित अधिकारी ही समझ पाता है। या फिर अपन यूं कहें कि एक विशिष्ट भाषा में एक विशिष्ट कोड के माध्यम से लिखा जाता है जिससे कोई और उस पत्र को पहचान न सके, उस पत्र को जान न सके। तो इस आधार पर दो प्रकार के पत्र प्रारूप हो जाते हैं। इसके तार दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल एवं स्पष्ट और दूसरा बीजांक या फिर अपन कूट भाषा में प्रयोग वाला पत्र मान सकते हैं। तो चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं।
देखिए, तार के दो रूप होते हैं। तार के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो सरल व स्पष्ट तार। सरल व स्पष्ट तार, जिसे अपन सिंपल और क्लियर टेलीग्राम कह सकते हैं। सिंपल और क्लियर टेलीग्राम कह सकते हैं। जो दूसरा है वो अपन जानते हैं कि बीजांक या कूट भाषा तार। बीजांक या कूट भाषा तार, तो इसे भी अपन कूट भाषा वाला तार, कूट भाषा का मतलब एक कॉर्ड भाषा वाला तार भी कह सकते हैं। अब देखिए, सरल व स्पष्ट तार और बीजांक व कूट भाषा वाले तार में क्या अंतर है, इसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं? तो इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, पहला जो तार है उसको सरल व स्पष्ट किस आधार पर कहा जाता है? भाषा के आधार पर। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो तार है उसकी इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। सबसे पहली बात तो इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है, और जब भाषा सरल व स्पष्ट है तो अपन मानते हैं कि जल्दी से, आसानी से कोई भी समझ लेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जिसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। तो इसकी सरल व स्पष्ट भाषा होती है, इसे कोई भी समझ सकता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। ये तो था पहले प्रकार का तार जो सरल व स्पष्ट भाषा वाला है। अब अपन देख लेते हैं दूसरे वाले की क्या विशेषताएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी सरल व स्पष्ट भाषा है, तो इसकी कूट भाषा है, और कूट भाषा है जिसको आसानी से कोई समझ नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, अपन यदि इस प्रकार का पत्र भेजना चाह रहे हैं कि जिसे आसानी से कोई समझ न पाए, तो जाहिर सी बात है कि ये गोपनीय पत्र होते हैं। यानी इस के माध्यम से, इस पत्र प्रारूप में गोपनीय संदेश ही भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो बीजांक या कूट भाषा तार है उसकी बातें देख लेते हैं कि इसकी कूट भाषा होती है इसकी सबसे पहली बात तो भाषा कूट होती है, यानी कूट भाषा होती है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं, संदेश भेजे जाते हैं। तो कूट भाषा और गोपनीय संदेश इसमें भेजे जाते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। और इसके साथ साथ इसमें ये चीज और भी आ जाएगी, गोपनीय संदेश भेज रहे हैं तो अपन यूं भी मान सकते हैं इन्हें आसानी से कोई समझ नहीं सकता। तो इन्हें आसानी से कोई समझ नहीं सकता, तो ये भी इसकी विशिष्टता हो सकती है। तो ये चीज भी आप नोट कीजिए। देखिए, ये जो सरल एवं स्पष्ट तार होते हैं
इनकी पुष्टि भी डाक विभाग द्वारा की जाती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों को अपन शामिल करेंगे, क्या होगा, किस प्रकार से पुष्टि की जाएगी, वो चीज भी अपन देख लेते हैं। देखिए, जो पहला पत्र प्रारूप है, यानी जो सरल एवं स्पष्ट तार है, सरल एवं स्पष्ट तार की, सरल एवं स्पष्ट तार की पुष्टि के लिए सरल एवं स्पष्ट तार की पुष्टि के लिए डाक से प्रतिलिपि या पत्र भेजा जाता है। अब डाक से अपन ये भेजेंगे तो इसकी पुष्टि हो जाएगी, यानी ये हकीकत में क्या है। उसके बाद अब देखिए, पहले पत्र का यानी सरल एवं स्पष्ट तार है, उसकी तो डाक से प्रतिलिपि या पत्र भेजकर उसकी पुष्टि की जाती है, जबकि जो दूसरा कूट भाषा वाला पत्र प्रारूप है या तार का प्रारूप है, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जबकि कूट भाषा, जो कूट भाषा वाला पत्र प्रारूप है, तो कूट भाषा वाले तार की पुष्टि नहीं की जाती। ये चीज भी इन दोनों में अंतर करती है। तो अपन देखते हैं कि भाई तार है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल भी हो सकता है, सरल एवं स्पष्ट भी हो सकता है कूट भाषा वाला। तो सरल और स्पष्ट होगा, उसे आसानी से सब समझ लेंगे और सामान्य तौर पर ये लिखे जाते हैं। जबकि कूट भाषा वाले हैं उसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं, जिनमें कूट भाषा में संदेश लिखा जाता है तो आसानी से कोई समझ भी नहीं सकता, आसानी कोई पढ़ भी नहीं सकता। इसीलिए कूट भाषा वाले तार की कोई पुष्टि भी नहीं की जाती, जबकि उसकी पुष्टि की जाती है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब एक चीज ये है कि जो भी पत्र इनके माध्यम से भेजा जाता है, यानी जो तार भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या है, तो कोई भी विषय है, तो उसको भी अंकित करने या उसको प्रदर्शित करने का भी एक तरीका होता है। तो इसमें भी अनेक तरीके रहते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो चलिए, यहां पर अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे तो विषय, कोई भी विषय या समस्या की गंभीरता, कोई भी विषय या समस्या की गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए तारों पर निम्नलिखित संकेत शब्द लिखे जाते हैं। अनेक प्रकार के सांकेतिक शब्द लिखे जा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ये प्रदर्शित कर सके
कि भाई किस प्रकार का कितना गंभीर पत्र है। सामान्यतः यदि अपन सामान्य पत्र लिखेंगे तो उसके लिए अलग शब्दावली होगी, और अपन जो गंभीर या कूट भाषा वाले पत्र लिखेंगे उसके लिए अलग। तो जो जितना गंभीर है उसके अनुसार ही वहां पर आवश्यक शब्द लिख दिए जाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी महत्वपूर्ण पत्र है तो उसके लिए अपन ऊपर ही इस प्रकार का शब्द लिख देंगे, आवश्यक लिख देंगे या फिर महत्वपूर्ण लिख देंगे। महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो आवश्यक या महत्वपूर्ण इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो संकेतित शब्द हो जाएगा ये, जिससे पत्र देखते ही ये पता चल जाएगा कि भाई ये एक महत्वपूर्ण पत्र है, बहुत ही आवश्यक सूचना है इसमें। तो इसलिए अपन उसमें देरी न करके संबंधित अधिकारी तक पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार का संकेतित शब्द आ सकता है। इसके साथ साथ ये तो महत्वपूर्ण हो ही सकता है, और सामान्यतः तार महत्वपूर्ण विषयों के लिए लिखे जाते हैं, परंतु यहाँ पर जब आवश्यक है तो यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो यहाँ पर अपन अत्यावश्यक भी लिख सकते हैं, अत्यावश्यक। और यदि अंग्रेजी में लिखा जाए तो अर्जेंट इसमें लिखा जा सकता है। तो इससे भी प्रदर्शित हो जाता है, पता चल जाता है कि ये बहुत अर्जेंट है। और मान लीजिए कि कोई तार है जो तत्काल उत्तर चाह रहा है, तत्काल उसका जवाब चाह रहा है, तो उसके लिए अपन तात्कालिक भी लिख सकते हैं। तो तात्कालिक इसका संकेतित शब्द हो जाएगा। तात्कालिक, तात्कालिक लिखा जा सकता है, इमीडिएट अपन कह सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो किसी को पत्र लिख रहा है और उसकी जान खतरे में है, तो वो चाहता है कि तुरंत इस पर कार्यवाही हो। तो तात्कालिक और अर्जेंट यानी इमीडिएट और अर्जेंट तो अपनों ने लिखा ही है, अत्यावश्यक और तात्कालिक तो अपनों ने लिखा ही है, परंतु इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जीवन रक्षा हेतु संकट संदेश। तो यदि किसी की जान खतरे में है और वो इस प्रकार का पत्र लिख रहा है तो वो इसी प्रकार से लिखेगा, जीवन रक्षा हेतु संकट संदेश। अगर इस प्रकार का संकेतित वाक्य किसी भी पत्र पर लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर तुरंत कार्यवाही होगी, तुरंत निर्णय लिए जाएंगे। तो ये हो सकते हैं संकेतित शब्द। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई इतना महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण विषय है, परंतु वो सेना से संबंधित है, तो उसमें भी सेना का लिख देंगे अपन। सैन्य तात्कालिक यानी तत्काल यदि जवाब चाहता है तो उसमें अपन सैन्य तात्कालिक लिखकर भी पत्र भेज सकते हैं। सेना से संबंधित मामला है और तत्काल उत्तर चाह रहा है तो इसलिए सैन्य तात्कालिक लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से विषय या समस्या की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए तारों पर अनेक संकेतित शब्द लिखे जाते हैं, और उन संकेतित शब्दों में जिस प्रकार का पत्र है, यानी वो आवश्यक और महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट लिखिए, अर्जेंट है तो अर्जेंट लिखिए, इमीडिएट है तो इमीडिएट या तात्कालिक लिखिए, जीवन रक्षा के लिए लिखा जा रहा है, संकटकालीन स्थिति के लिए लिखा जा रहा है तो इस प्रकार से लिखिए, और यदि सैन्य तात्कालिक है तो इस प्रकार का लिखिए। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके पत्र प्रारूप के साथ, प्रारूप की तरफ। तो अब मान लीजिए अब अपन देखने जा रहे हैं इसका पत्र प्रारूप किस प्रकार का होगा। तो यहां पर आप मान लीजिए कि इस पत्र प्रारूप में यदि आप तार लिखते हो तो जाहिर सी बात है कि हेडिंग तार आएगी। इस प्रकार का कॉलम बन जाता है, इस प्रकार का कॉलम। अगर तार है तो तार यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए है, मान लीजिए सरकार के लिए है तो सरकार यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब आवश्यक है,
या अत्यावश्यक है, या तात्कालिक है, या जीवन रक्षा हेतु संकट संदेश है, या सैन्य तात्कालिक है, जो भी है वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। मान लीजिए आपने अत्यावश्यक लिख दिया कि अर्जेंट काम के लिए, अर्जेंट कार्य के लिए हम तार लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक नीचे पूरी की पूरी विषय वस्तु आ जाएगी। और सामान्यतः ये भी है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही लिखा जाए, यानी इस पर विषय वस्तु आ जाएगी। और उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है, मान लीजिए किसी प्राचार्य को लिखा जा रहा है, तो प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, महाविद्यालय अलवर। अब इस प्रकार से यहां पर आप उसमें ये एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद फिर जो बात लिखना चाह रहे हो वो आप लिख लीजिए। और मान लीजिए कि आपने अत्यंत आवश्यक रूप से ये पत्र लिखा है और ये आप किसी सम्मेलन या सभा के संदर्भ में ये लिखना चाह रहे हो, तो जो भी सभा या सम्मेलन है वो आप यहाँ पर डिटेल दे देंगे। मान लीजिए सभा का आयोजन है, तो सभा का आयोजन, सभा का आयोजन, और उसके बाद डेट लिख दीजिए 31 दिसंबर को। जो भी डेट है आपकी, तो वो यहाँ पर डेट अंकित हो जाएगी कि जो सभा या सम्मेलन है। और मान लीजिए प्राचार्य है, प्राचार्य को लिखा जा रहा है, तो प्राचार्य भी लिख दीजिए कि प्राचार्य सभा का आयोजन 31 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद और यूं हो सकता है कि सभी प्राचार्यों को बुलाया जा रहा है, तो इसलिए प्राचार्यों की सभा हो रही है, तो इसलिए भी इस प्रकार का आ सकता है। नीचे आ जाएगा निदेशक, जो भी इसका डायरेक्टर है, जो भी इस सभा का आयोजन कर रहा है, उसका डायरेक्शन दे रहा है, तो उस निदेशक का पूरा परिचय उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपन तार में किसको शामिल नहीं करना है उसका विवरण दिया देंगे। तार में शामिल न किया जाए उसका विवरण देंगे। कौन सी साइड देंगे? बिल्कुल जी बाईं साइड देंगे। वो उधर वाली दाईं साइड होती है, इधर बाईं साइड होती है, तो अपन ये देंगे। और उसके बाद देखिए यहां पर क्रमांक होगा, यानी यहां पर अपन क्या देंगे? क्रमांक देंगे। क्रमांक जो भी आपकी है संख्या है, तो आप संख्या लिखकर और जो भी इस पत्र की क्रमांक है वो आप दे देंगे। मान लीजिए कि क्रमांक है 13, 15 और दिनांक दे देंगे। दिनांक मान लीजिए कि आप 31 दिसंबर को आयोजन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 15 या 16 दिसंबर को ये पत्र भेजेंगे, तो 16/12/2021 ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पत्र किसकी तरफ से जा रहा है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्राचार्य हैं और प्राचार्य किसका? कॉलेज का है, तो जाहिर सी बात है कि ये पत्र कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरफ से जा रहा है, तो उसका भी अपन यहाँ पर विवरण देंगे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय यहाँ पर स्थान भी आ जाएगा, तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय, या यूं भी आ सकता है कि कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, इस प्रकार से अंतिम कॉलम ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 1 नंबर पर तो ये कॉलम आएगा, 2 नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, 3 नंबर पर जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो आ जाएगा, 4 नंबर पर विषय वस्तु आ जाएगी, ठीक है। 5 नंबर पर जो 5 नंबर पर, यानी ये विषय वस्तु में ही शामिल है, ये इसकी अंतिम लाइन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद
ये 5 नंबर पर निदेशक आ जाएगा। 6 नंबर पर जिसको अपने को शामिल नहीं करना है वो आ जाएगा। 7 नंबर पर क्रमांक आ जाएगी, दिन जो भी है। और 8 नंबर पर उस संस्था का नाम और पदनाम आ जाएगा जहां से इस पत्र को भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के पत्र का प्रारूप होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था तार। और आपको मैं बता देती हूँ कि तार व्यक्तिगत रूप से भी बेचे जा सकते हैं और ऑफिशियल भी हो सकते हैं। तो किसी भी संदर्भ में बेचे जा सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पत्र प्रारूप भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।